हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं भारतीय प्राचीन इतिहास की। पिछले लेक्चर में हमने गुप्तोत्तर काल की बात की थी। गुप्तोत्तर काल में जो विभिन्न राजवंश थे, हमने उनके बारे में जाना था। उसके साथ ही जब हमने वर्धन साम्राज्य की बात की थी, तो उसका जो सम्राट रहा है हर्षवर्धन, वहाँ तक की हमने चर्चा की थी। अगर आपने पिछले लेक्चर को देखा होगा तो उसमें आपने समझा होगा कि किस तरह से हर्षवर्धन ने जो प्रशासनिक और धार्मिक नीति अपनाई थी वो किस प्रकार से थी, इसकी हमने पिछले लेक्चर में ही चर्चा की है। आज हम जानते हैं कि जो विभिन्न राजवंश थे गुप्तोत्तर काल में, उसके दौरान ही गुप्तोत्तर काल में क्या सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थी, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। अगर सामाजिक स्थिति की बात की जाए तो किसी भी काल में, किसी भी साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो उस काल के आर्थिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। यही जो कारण होते हैं, ये जो आर्थिक प्रभाव होते हैं, इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है या जो उसका प्रभाव पड़ता है वो समाज में भी देखा जाता है। इसी तरह हम आज बात कर रहे हैं सामाजिक स्थिति की। तो जो गुप्तोत्तर काल में समाज था, इसमें सामंती व्यवस्था देखी गई थी। देखिए, उस समय जो हमने बात की, जो गुप्तोत्तर काल है, तो इसमें क्या था, जो कुलीन वर्ग थे वो उभर कर आ रहे थे। भूमिदान की जो वहाँ पर जो सिस्टम था भूमिदान का, उससे भी जो ये सामंती वर्ग था इसको प्रोत्साहन मिल रहा था। साथ ही जब हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि जो सामंती थे ये युद्ध इत्यादि में राजा को सपोर्ट भी करते थे। जो सैनिक होते थे, इनकी तरफ से सैनिक दिए जाते थे, इनकी तरफ से घोड़े इत्यादि दिए जाते थे। तो एक तरह से जो ये कह सकते हैं हम, जो युद्ध काल में अगर सम्राट को या राजा को जरूरत होती थी युद्ध में सैनिकों की, अश्व की, तो वो सामंत उनको प्रदान करते थे। तो इस तरह से अगर हम सामंती व्यवस्था की बात करते तो उस समय पर सामंत का प्रभुत्व था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो गुप्त काल में एक नए वर्ग का उदय हो रहा था, जो कि सामंत और कुलीन रूप में जाने जाते थे। इसी तरह एक नई जातियों की भी उत्पत्ति हो रही थी, जो कि जाति और उपजाति के रूप में देखी गई है। इसकी हम आगे चर्चा करते हैं। अगर हम ब्राह्मणों की बात करते हैं गुप्तोत्तर काल में, तो ब्राह्मणों के भी गुप्तोत्तर काल में 7 प्रकार देखे गए हैं। आइए जानते हैं 7 प्रकार कौन कौन से थे। इन प्रकारों में जो प्रकार था वो था एक ब्रह्म क्षत्रिय। ब्रह्म क्षत्रिय की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे ब्राह्मण होते थे जो कि अपने मूल को छोड़कर क्षत्रिय कार्य को अपना लेते हों। अर्थात जैसे हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति है उस समय पर जो ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया था, लेकिन वो युद्ध इत्यादि में अगर वो भाग ले रहा है या वो शासन प्रशासन में भाग ले रहा है, तो वो जो क्षत्रिय कार्य होता था, स्पेशली अगर हम युद्ध की बात करते हैं, अगर वो युद्ध क्षेत्र से जुड़ा है तो ऐसे ब्राह्मणों को ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता था। इसी तरह क्षत्र ब्राह्मण का उल्लेख किया गया है। क्षत्र ब्राह्मण की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे ब्राह्मण थे जो युद्ध करके जीविका चलाते थे। तो इस तरह के ब्राह्मणों को क्षत्र ब्राह्मण कहा गया है। इसी तरह एक आते हैं सत क्षत्रिय। सत क्षत्रिय की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ब्राह्मण जो क्षत्रियों से उत्तम स्तर का दावा रखने वाले ब्राह्मणों को सत क्षत्रिय कहा गया है। तो इस तरह ऐसे ब्राह्मण जो क्षत्रियों से उत्तम स्तर का दावा रखते हों, इनको सत क्षत्रिय कहा गया। आगे हम बात करते हैं। इसी तरह जो वैश्य ब्राह्मण थे, तो ये ऐसे ब्राह्मण थे जो कृषि करते थे
या पशुपालन से अपनी जीविका चलाते थे, ऐसे ब्राह्मणों को क्या कहा गया है? वैश्य ब्राह्मण। मतलब जो ये व्यापार करते थे, चाहे वो पशुधन का है या कृषि इत्यादि कर रहे हैं, तो उनको वैश्य ब्राह्मण कहा गया। इसी ब्राह्मणों के प्रकार में अगले ब्राह्मण थे, वो थे निषाद ब्राह्मण। ये ऐसे ब्राह्मण थे जो कि चोरी करते थे या दस्युओं का व्यवसाय करते थे। मतलब ऐसा कार्य करते थे जो कि निषाद रूप में जाना जाता है, सब की चोरी करते थे, और जो दास इत्यादि थे उनका व्यापार व्यवसाय करते थे, ये निषाद ब्राह्मण कहलाते थे। शूद्र ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण जो लाख, नमक, दूध, घी, मांस आदि का विक्रय करते थे, ये कहलाते थे शूद्र ब्राह्मण। इसी तरह सत ब्राह्मण थे। तो ये सत ब्राह्मण जो थे, ये सूत पिता एवं वैश्य माता की संतान, मतलब जिसके पिता सूत हैं या शूद्र और माता वैश्य कुल की हो, वो जो संतान थी उसको सत ब्राह्मण कहा गया है। तो इस तरह से जो अगर हम बात करते हैं, गुप्तोत्तर काल में ब्राह्मणों के 7 प्रकार का उल्लेख किया गया है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था में। तो इसमें जो गुप्तोत्तर काल है, यहाँ पर दास प्रथा देखी गई है। अगर गुप्तोत्तर काल की बात की जाए तो इसमें दास प्रथा में वृद्धि हुई थी। इस काल में क्या था कि राजा, सामंत, गृहस्थ के अतिरिक्त बौद्ध मठों में, वैष्णव में, शैव और शाक्त जो मंदिर होते थे, जो मठ इत्यादि होते थे, वहां पर भी दास रखने की प्रथा शुरू कर दी गई थी। अगर बात करते हैं तो इस समय पर गुप्तोत्तर काल में जो दास होते थे, इनके 15 प्रकार का उल्लेख किया गया है। ऐसे ही जैन ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। इसमें जो दास है, इनके व्यापार करने का भी उल्लेख किया गया है। तो ऐसे प्रमाण मिलते हैं हमको कि दासों के व्यापार भी ना केवल देश के अंदर बल्कि समुद्र मार्ग से दासों का व्यापार किया जाता था। मतलब दास समुद्री मार्ग से पश्चिम देशों में भी भेजे जाते थे। ऐसा उल्लेख हमको गुप्तोत्तर काल के जो प्रमाण मिले हैं उनसे मिलता है। इसी तरह हम आगे बात करते हैं, जो गुप्तोत्तर काल है, यहाँ पर नए सामाजिक वर्ग का उदय होने लगा था। तो जो ये नए सामाजिक वर्ग थे, ये थे, जैसे अगर हम बात करते हैं तो उस समय पर गुप्तोत्तर काल की अगर हम बात करते हैं तो उस समय पर जो व्यापार इत्यादि था वो गिरावट उसमें होने लगी थी। तो इससे जो वैश्य वर्ग था, इनकी स्थिति में गिरावट आ रही थी, जिसका कारण ये था कि जो वाणिज्य है, जो व्यापार है, उसमें मंदी होने लगी थी। और गुप्तोत्तर काल में जो वैश्य थे, इनका मूल्यांकन शूद्रों के रूप में किया जाने लगा और शूद्रों का कृषकों के रूप में मूल्यांकन किया जाने लगा था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो कई नई जाति और उपजातियों की संख्या में वृद्धि होने लगी थी, जिससे बात करते हैं एक ही जात में अलग अलग जातियां और अलग अलग उपजातियों का इस समय पर जो वृद्धि की हम बात करते हैं वो शुरू हो गई थी। जो अछूत थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई थी और उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। इसी काल में अगर हम बात करते हैं तो एक नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि जो उस समय पर भूमिदान इत्यादि कार्य होता था, तो भूमिदान के फलस्वरूप एक नया वर्ग जो उदय हुआ वो था कायस्थ वर्ग। ये वर्ग क्या करता था, ये जो भी कार्य होते थे, मतलब भूमि इत्यादि में जो लेखन इत्यादि का कार्य होता था, जो भूमि का आवंटन जिसको हम बोलते हैं, तो इस तरह के जो भी, या फिर हम जो जमीन के कागज, जो उस समय पर जो भी लेख चलता होगा, तो ये जो भी कार्य लेखन का होता था, उसके लिए एक नया वर्ग आ गया जिसको हम कायस्थ वर्ग के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो जो गुप्तोत्तर काल है, यहाँ पर सामाजिक जो व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था कुछ इस प्रकार से देखी गई है।
आगे हम बात करते हैं गुप्तोत्तर काल में जो जाति व्यवस्था थी वो कैसी थी। जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो गुप्तोत्तर काल में जो व्यवस्था थी ये पैतृक विशेषता पर आधारित थी। अगर हम बात करते हैं जाति व्यवस्था की तो जो जातिगत संगठन थे उन संगठनों के आधार पर जातियों का रूपांतरण किया जाने लगा था। और इसी तरह से कई जो हम ये बोल सकते हैं जो व्यापार के आधार पर या नगर के आधार पर जो भी व्यवस्था थी और जो पैतृक विशेषता थी, मतलब अगर कोई व्यापारी है और उसके पिता वही कार्य कर रहे हैं तो आगे चलकर वो वही कार्य को अपना रहा था, तो जो और उसी के आधार पर उसे जाना जाने लगा था। जैसे कि कोई व्यापारी का पुत्र है तो उसको व्यापारी पुत्र कहा जाने लगा था, है ना। फिर वो किसी भी अगर हम ये कह सकते हैं अगर वो ब्राह्मण है और वो व्यापारी है तो उसका पुत्र भी व्यापारी ही कहलाया जाएगा। तो इस तरह से जो पैतृक विशेषता के आधार पर जाति का निर्धारण होना शुरू हो गया था। तो इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो नई नई इस समय पर जो जातियां थी वो उभरी थी, जाति व्यवस्था में कठोरता आ गई थी। तो जो नई जातियां आने लगी थी तो उससे ये होने लगा था कि जो हर एक जाति का व्यक्ति जो था उसके अपने नियम कानून थे, अपनी प्रथाएं थी, जिसको लेकर वो कठोर होता चला जा रहा था। तो ये जो स्थिति अगर हम बात करते हैं जो जाति व्यवस्था देखी गई वो उसमें कठोरता आना शुरू हो गई थी। इससे पहले अगर हमने बात की थी तो सिर्फ 4 वर्ण थे और 4 वर्णों के आधार पर उनके कार्य बांटे गए थे। लेकिन इस समय पर क्या होने लगा था, जो स्थिति थी वो जाति उपजाति में बंटना शुरू हो गया था समाज का। आगे हम बात करते हैं जो इसी समय पर अगर हम बात करते गुप्तोत्तर काल में तो अंतरजातीय विवाहों में भी कमी देखी गई है। हर व्यक्ति जो उस समय पर था गुप्तोत्तर काल में वो अपनी जाति विशेष पर ध्यान देता था, उसको ही आगे बढ़ाने के लिए या उसको विशेषता प्रदान करने के लिए क्या करता था कि जो जातीय विवाह है वो किए जाते थे। इस तरह से ये होने लगा था जो अंतरजातीय विवाह है, जो इंटरकास्ट मैरिज है, उस पर कमी देखी गई थी गुप्तोत्तर काल में। तो इस तरह से जो समाज की व्यवस्था थी, जो सामाजिक हमने वर्ग को जाना और जो जाति व्यवस्था थी वो कुछ इस प्रकार से थी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं गुप्तोत्तर काल में महिलाओं की स्थिति की तो गुप्तोत्तर काल में महिलाओं की स्थिति गुप्त काल से भी दयनीय थी। गुप्त काल में हमने देखा था कि महिलाओं को जो उनकी स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी, कि जो गुप्त काल में देखा था कि जो महिलाओं की स्थिति थी वो अच्छी थी। लेकिन गुप्तोत्तर काल में कुछ ऐसे नियम थे जो लागू कर दिए गए थे इस समय पर। जैसे हम बात करते हैं सती प्रथा की, तो सती प्रथा जो थी ये गुप्त काल में भी देखी गई थी, लेकिन ये एक ऐसी प्रथा थी, ये प्रथा उस समय नहीं बोल सकते, ये एक स्वेच्छा थी। कोई भी जो महिला होती थी उस समय पर वो अपने पति के साथ ही सती का बाद में उसको एक नाम दे दिया गया था और उसको एक प्रथा के रूप में, नियम के रूप में लागू कर दिया गया था कुलीन वर्ग द्वारा। लेकिन ये पहले क्या होता था कि ये महिला स्वेच्छा से अपनी, तो जो हमने गुप्त काल में देखा था कि जो सती प्रथा थी वो उस समय पर क्या थी, स्वेच्छा से होती थी। लेकिन गुप्तोत्तर काल में ये एक सामाजिक नियम बना दिए गए थे। तो ऐसे कई नियम थे, जैसे सती प्रथा है, पुनर्विवाह निषेध कर दिया गया था, बाल विवाह, महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इस तरह से अल्पायु में विवाह, ऐसे कई जो नियम थे, सामाजिक नियम थे, वो महिलाओं पर लागू कर दिए गए थे। इसी तरह गुप्तोत्तर काल में अगर हम बात करते हैं तो विवाह के उपरांत महिला का गोत्र में परिवर्तन होता था। जैसे हम आज बात करते हैं गोत्र की, तो जैसे विवाह के उपरांत में क्या होता था कि जो पति का गोत्र है वो माना जाता था, तो इससे जो पैतृक अधिकार वो समाप्त कर दिया गया था। तो महिलाओं की जो स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि उन पर सामाजिक नियम लागू कर दिए गए थे। तो इस तरह देखा जाए तो उनके जो पैतृक अधिकार है उसमें भी समाप्ति कर दी गई थी। तो इस तरह अगर हम बात करते हैं तो जो गुप्तोत्तर काल में है वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार से थी। आगे हम बात करते हैं गुप्तोत्तर काल के राजनीतिक व्यवस्था की। राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो इसमें
देवी अधिकार का सिद्धांत प्रचलन में था। मतलब जो वहाँ पर राजा हुआ करते थे उनको देवीय गुण से माना जाता था कि ये देवी गुण के हैं, और देवी अधिकार का जो सिद्धांत था, राजा को देवतुल्य माना जाता था, ये प्रचलित हो गया था। इसी तरह जो कई इस समय पर विधि, नियम और संहिताओं का संकलन किया गया। अगर देखा जाए तो इस काल में कई ऐसे धर्मशास्त्र थे, कई ऐसे विधान लिखे गए जिसको एक विधिवत, एक नियम के रूप में और एक संकलन के रूप में, जिसको संहिता कहा जाता है, उसके रूप में इसको संकलित कर दिया गया कि इसके अंतर्गत ये नियम और ये दंड है, इसका प्रावधान किया जाने लगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो वैधानिक मामले थे उनको एक नियम के रूप में, एक विधि के रूप में संकलित किया गया, मतलब उसको एक पर्टिकुलर बुक के रूप में रख लिया गया था। आगे हम बात करते हैं, जो राजनीतिक प्रशासन है इसको कई भागों में बांटा गया था। प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए इसको जिस भागों में बांटा गया था, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर साम्राज्य था, जिसको हम राजधानी के रूप में कह सकते हैं, राजा जहाँ पर रहता था, तो ये साम्राज्य था। साम्राज्य के बाद ये कई इसकी शक्तियाँ प्रांतों में विभाजित थी। जैसा मैंने बताया कि जो गुप्तोत्तर काल हुआ, जो गुप्त काल था, ये यहाँ से फिर विकेंद्रीकरण की प्रथा स्टार्ट हो गई थी। तो जो साम्राज्य था ये प्रांत में बटा हुआ था, और जिस प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रांत के बाद ये जिलों में देखा गया। तो इस तरह से जो जिला होते थे, यहाँ पर उपरीक हुआ करते थे जो इसका संचालन करते थे। जिला को गुप्तोत्तर काल में विषय कहा जाता था। इस जिले के अंदर भी कई सारी तहसीलें होती थी, जिनको उस समय पर पाठक कहा जाता था। इन तहसीलों के अंतर्गत भी काफ़ी सारे गांव आते थे। ठीक है, तो जैसे सबसे बड़े पहले केंद्र में क्या हो गया, केंद्र में हो गया साम्राज्य। साम्राज्य के बाद जिसको हम आज राज्य के रूप में जानते हैं, तो उस समय पर प्रांत होते थे जिनको भुक्ति कहा जाता था, और इन प्रांतों के अंदर काफ़ी सारे जिले आते थे, और जिलों में तहसील, और तहसील के अंतर्गत काफ़ी सारे गांव आते थे। तो इस तरह से जो प्रशासन था वो कई इकाइयों में बटा हुआ था। तो इस तरह से हमने जाना कि जो प्रशासन व्यवस्था थी गुप्तोत्तर काल में वो कुछ इस प्रकार से थी। और इसी तरह हमने प्रशासन व्यवस्था की ही बात की है हर्षवर्धन के समय पे, कि हर्षवर्धन के काल में प्रशासन की व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। ये आप पिछले लेक्चर में हमने समझाया हुआ है, वो आप अच्छे से समझ लिए होंगे, तो आपको ये आगे की कंटिन्यूटी समझ में आ जाएगी। और अगर आपने नहीं सुना है वो लेक्चर, तो प्लीज़ आप उसको सुन लीजिएगा, तो आपको ये जो आगे का गुप्तोत्तर काल है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं गुप्तोत्तर काल के अर्थव्यवस्था की। गुप्तोत्तर काल में अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो इस काल में सिक्कों में कमी देखी गई है। जो सिक्कों में कमी आई है उसका कारण ये था कि जो उस समय पर वेतन इत्यादि दिए जाते थे, जो भुगतान किया जाता था राजा की तरफ से, वो भूमि के रूप में होता था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो थी, वो उस समय पर जो अर्थव्यवस्था थी उसका धीरे धीरे ह्रास होने लगा था, व्यापार इत्यादि भी कम देखा गया है। तो जो सिक्कों की में आई कमी है वो कुछ इस प्रकार से वहाँ पे देखी गई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का उस समय पर चलन था। ऐसा देखा गया है कि जो बैटल सिस्टम था उसकी सूचना मिलती है। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब जैसे सपोज कि किसी के पास अन्न है तो वो गाय इत्यादि दान कर सकता है। किसी के पास अगर सपोज कि मेरे पास सब्जी है, ठीक है, आप मुझे गेहूं दे दीजिए। तो इस तरह से जो सिस्टम है, मतलब वस्तुओं का लेन देन का, तो वो उस समय पर देखा गया है। आगे हम बात करते हैं तो जो विदेशी व्यापार था गुप्तोत्तर काल में, इसमें भी कमी देखी गई है। जैसा अगर हम बात करते हैं जब गुप्त काल की और मौर्य काल की जब हमने बात की थी, तो जो विदेशी व्यापार थे उस समय पर वो
शुरू हो गए थे। और स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो जब कुषाण के समय हमने बात की थी, और जब ये विदेशी आक्रमण जब हुए थे, जो विदेशी यहाँ पर रहने लगे थे, भारत में आए थे, तो इनके साथ भी अपने व्यापार, मतलब माफ़ कीजिएगा, तो जो अगर हम विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो रोम के साथ, रोम के वेनेस्टाइन साम्राज्य जो था, वहाँ पर उन्होंने रेशम बनाने की कला सीख ली थी। तो जो रेशम का व्यापार हम बाहर किया करते थे, भारत में पहले बाहर होता था, अब वो सीमित हो गया, क्योंकि जो रोम था वहाँ पर उन्होंने रेशम बनाने की कला सीख ली। तो होता ये था कि अब जो भारत से व्यापार होना था रेशम का, अब वो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो इस तरह से जो व्यापार था वो प्रभावित होने लगा, और मुद्राओं की भी कमी देखी गई। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो विदेशी व्यापार था उसका प्रभाव भी आंतरिक व्यापार पर पड़ रहा था। अब अगर हम बात करें विदेशी व्यापार की, तो जो सामान था वो यहाँ आकर, मतलब भारत में आकर कई अन्य राज्यों में जाता था। तो जब माल ही नहीं आ रहा था तो फिर वो सप्लाई नहीं हो रही थी, और जो राज्य थे तो राज्य के भीतर ही काफ़ी ऐसी चीज़ों का उत्पादन हो ही जाता था कि वो अपने राज्य की खपत हो जाती थी। तो आंतरिक व्यापार जो था वो भी धीरे धीरे कम होता चला गया। तो इसी तरह अगर हम बात करते तो यही जो कारण थे, इससे व्यापार धीरे धीरे खत्म होने लगा था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो समुद्र के तटीय नगर थे, है ना, समुद्र के पास जो व्यापार होता था, तो वहाँ पे जो नगर की जो व्यवस्था बन गई थी, और दूर दराज के जो नगर थे वहाँ उनका भी धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था। तो अगर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की या इकोनॉमी की, तो जो गुप्तोत्तर काल है वहाँ पर धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था की, जिससे वहाँ पर सिक्कों की में भी कमी देखी गई है। और यही कारण है कि आज भी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो गुप्तोत्तर काल के सिक्के काफ़ी कम मिले हैं। आगे हम बात करते हैं, गुप्तोत्तर काल में कृषि और ज्ञान तकनीक का भी विकास हुआ था। अगर बात करते हैं तो कृषि के ज्ञान संबंधी कई ग्रंथ गुप्तोत्तर काल में लिखे गए, जिनमें थे बृहत संहिता, अग्नि पुराण, कृषि पाराशर आदि, ऐसे कई ग्रंथ लिखे गए थे। इसी तरह जो हर्षचरित की हमने बात की थी, हर्षचरित में भी जो भारभट्ट द्वारा लिखा गया है, इसमें भूमि की उर्वरता बढ़ाने के संबंध में खाद का क्या महत्व है, तो इसके संदर्भ में खाद के महत्व को बताया गया है। तो इस तरह से जो कृषि पद्धति की बात करते हैं या कृषि विकास की बात करते हैं, उसका विकास गुप्तोत्तर काल में देखा गया है। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो इस गुप्तोत्तर काल में सिंचाई व्यवस्था में भी सुधार देखा गया। इस समय पर गुप्तोत्तर काल में तालाबों पर, बांधों पर, माफ कीजिएगा, तालाबों में बांधों के निर्माण की बात की गई है। और इन तालाब पे जो बांधों के निर्माण के लिए गांवों में कई समितियों का, कई व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया, जिसको उस समय पर एरिवारियम कहा जाता था। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो जो गुप्तोत्तर काल है वहाँ पर सिंचाई व्यवस्था के लिए भी समिति देखी गई है। राजस्थान के आसपास कई जगह पर कुओं के भी अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर कुओं से सिंचाई की जाती होगी। इसी तरह वृहत संहिता की बात करते हैं तो वृहत संहिता से वहाँ पे लोगों को कलम से फलों के पौधे लगाने का पता चल गया था। तो इस तरह से हम बात करते हैं जो वृहत संहिता है उसमें कलम से पौधे लगाने का प्रमाण मिलता है। अगर बात करते हैं जैसे कि उस समय पर अगर हम फलों की ही बात करते हैं तो जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आम का पेड़ है, एक तो वो बीज से भी आ जाता है, लेकिन एक पद्धति होती है कि कलम से भी हम अगर आम का पेड़ लगाते हैं तो उससे वो काफ़ी ग्रो करता है। जैसे कि एक अपेक्षाकृत अगर हम बीज वाले पौधे को देख लें या कलम वाले पौधे को देख लें, दोनों में बहुत डिफरेंस देखा गया है। तो ये जो पद्धति थी ये वृहत संहिता से पता चलती है, और गुप्तोत्तर काल के लोगों को भी उस समय पे उनको भी ज्ञान उस समय पे मिल गया था। तो इस तरह से बात करते हैं तो जो कृषि
का ज्ञान और तकनीक था उसका भी विकास गुप्तोत्तर काल में देखा गया है। तो इस तरह हमने जाना कि गुप्तोत्तर काल में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने गुप्तोत्तर काल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति को जाना। इस लेक्चर से संबंधित आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम हर आपके वीडियो लेक्चर से संबंधित क्वेश्चन भी आपको टेस्ट में मिल जाते हैं। हर वीकली आपका टेस्ट हो जाता है, तो हम वो मॉडल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वो आपके आने वाले मेंस एग्जाम में बहुत काम आएंगे। क्योंकि जैसा आप हर टॉपिक आप सुनते जा रहे हैं, तो पर डे जो ये हम 2 टॉपिक्स आपको दे रहे हैं, दोनों पेपर के अलग अलग, आपको इकोनॉमी के भी मिल रहे हैं, आपको हिस्ट्री के भी मिल रहे हैं। इन सब का आपको फिर हम वीकली आपको क्वेश्चन भी दे रहे हैं, तो उसको आप सॉल्व कर रहे हैं, उसको आप एफबी में पोस्ट कर सकते हैं। आप इससे क्या होगा कि आपकी आंसर प्रैक्टिस भी बनती चली जाएगी। प्रीलिम्स तो आप लोगों के लिए एक तरह से फ्री ही रखा हुआ है। आपके जैसे ही नोटिफिकेशन आता है अपने पास 2020 का, आपके प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी शुरू हो जाएगी। अपना मेंस उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो उसकी अपने एक स्ट्रेटजी भी बनाई हुई है, वो आप वीडियो में ही लिंक दी गई है, आप उसको देख लीजिए। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम दक्षिण भारत में क्या साम्राज्य था और किस तरह से दक्षिण साम्राज्य का उदय हो रहा था, इन सब की हम बारे में जानेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।